हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पारसी रंगमंच की स्थापना से पहले अंग्रेजी रंगमंच और लोक रंगमंच का प्रचार प्रसार ही अधिक था। इसलिए पारसी रंगमंच पर पाश्चात्य और लोक धर्मी रंगमंच दोनों का प्रभाव रहा। सर्वप्रथम पारसी नाटक मंडलियों ने अपने नाटकों का आरंभ अपने देश ईरान की कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक गाथाओं के नाट्यकरण से किया, क्योंकि अपने धर्म और इतिहास के प्रति उनका इतना मोह तो स्वाभाविक ही था। जब पारसी नाट्य मंडलियों ने हिंदू दर्शकों की रुचि की ओर ध्यान दिया तो हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र, भक्त प्रहलाद, रामलीला और महाभारत जैसे नाटक भी उन्होंने मंचित किए। पारसी रंगमंच के निर्माताओं को नाट्यशालाओं के अभाव के कारण प्रारंभ में तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रयत्न से अपनी नई नाट्यशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया और फिर उन्होंने अपने थिएटर की एक तरह से स्थापना की। दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी पारसी थिएटर यानी कि पारसी रंगमंच के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं पारसी थिएटर के बारे में कुछ प्रमुख बातें। पारसी रंगमंच के लिए पारसी थिएटर शब्द अधिक प्रचलित है। दोस्तों, थिएटर शब्द अंग्रेजी से हिंदी में आया है। हिंदी में इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। कैसे? जैसे नाट्यगृह, प्रेक्षागृह, नाट्यशाला आदि। पारसी नाटक मंडली पारसियों द्वारा स्थापित वह पहली नाटक मंडली थी जिसमें पारसी नाटकों का अभिनय किया गया। वास्तव में पारसी रंगमंच का उद्भव इसी पारसी नाटक मंडली से माना जाना चाहिए। पारसी थिएटर के विकास में उनके द्वारा निर्मित नाट्यशालाओं का अपना एक अलग ही महत्व है। इरास, एडवर्ड, एम्पायर, एल्फिंस्टन, गेयटी, विक्टोरिया थिएटर आदि पारसियों द्वारा निर्मित कराई गई कुछ प्रमुख नाट्यशालाएं हैं और ये ऐसी नाट्यशालाएं हैं जहां पर पारसी रंगमंच से संबंधित अनेक नाटक समय समय पर मंचित किए गए। दोस्तों, जो पारसी थिएटर में नाटक लिखने वाले थे उनको हमेशा से ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, किंतु उसके अलावा जो उस कंपनी के मालिक होते थे उनकी तुलना में उनका जो महत्व था वो कुछ कम ही था। यानी कि जो कंपनी के मालिक है उनका महत्व अधिक था, लेकिन फिर भी जो उस कंपनी के लिए नाटक लिखा करते थे उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अघाश्रय कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक द्वारा रचित सूरदास, सीता बनवास, श्रवण कुमार द्वारा रचित भीष्म प्रतिज्ञा, वीर अभिमन्यु, कृष्णावतार, द्रौपदी स्वयंवर, परम भक्त प्रहलाद आदि अनेक प्रसिद्ध रंगमंचे नाटक हैं जो कि पारसी रंगमंच पर कई बार अभिनीत हुए हैं। दोस्तों, इन नाटककारों के अधिकांश नाटक में आपको महाभारत के आख्यानों और पौराणिक कथाओं की झलक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सब उन्हीं पर आधारित नाटक हैं। अन्य अनेक नाटककारों ने पारसी रंगमंच के लिए नाटक लिखे, लेकिन हिंदी की अपेक्षा उन नाट्यकृतियों में उर्दू जुबान का प्रयोग अधिक किया गया। यानी कि उन पारसी नाटकों में हिंदी भाषा का प्रयोग कम था और उर्दू भाषा का प्रयोग अधिक किया गया। पारसी रंगमंच 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारतीय रंग चेतना को प्रभावित करता रहा। पारसी रंगमंच के निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन कमाना, पैसा कमाना, ना कि उनका ये उद्देश्य नहीं था कि वो अपनी कला को विकसित करे, और इसलिए इसका प्रादुर्भाव ही व्यावसायिक रंगमंच के रूप में हुआ। इसने जन सामान्य का सस्ते और भौरे ढंग से अजीब ढंग से मनोरंजन किया और साथ ही साथ तड़कीली भड़कीली रंग सज्जा द्वारा आम दर्शक को मंत्रमुग्ध करने का प्रयत्न करा पारसी थिएटर ने जब अपने नाटक खेले उनके द्वारा। 19वीं सदी से उत्तरार्ध में जब हिंदी नाट्य जगत के जनक भारतेंदु नाट्य रचना क्रम में प्रवृत्त हुए, उन दिनों पारसी रंगमंच की काफी धूम थी। यानी कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र
इस नाटक लिखने की उसमें आए। भारतेंदु और उनके समकालीन नाटककारों को लगा कि पारसी मंडलियों ने अपने मंचित नाटक द्वारा जिस प्रकार के विषाक्त वातावरण का निर्माण कर दिया है, उसे दूर करके एक स्वस्थ रंगमंच का निर्माण करना या उसे एक स्वस्थ रूप देना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि तब तक पारसी नाटकों की इतनी धूम हो चुकी थी, लोगों को आदत पड़ गई थी वो तड़कीले भड़कीले और बेतुके जो मजाक वाले नाटक थे उनको देखने की। पंडित बालकृष्ण भट्ट का रंडी और पतारों का नाच शीर्षक लेख पारसी रंगमंच की विकृत मनोवृत्ति पर सीधा प्रकाश डालता है। इसी प्रकार भारतेंदु ने भी पारसी रंगमंच के विरोध में अपनी वितृष्णा कई जगह प्रकट भी की है, और यह उनकी जो वितृष्णा है वो उचित भी है, क्योंकि पारसी रंगमंच ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना के जो सर्जनात्मक स्वरूप था उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उनका कोई भी नाटक ऐसा नहीं था जो हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य को ध्यान में रखकर लिखा गया या साहित्य क्या, उनके सभी नाटक सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से ही मंचित किए जाते थे। लेकिन फिर भी अनेक विसंगतियों और कमियों के बावजूद पारसी रंगमंच का अपना अलग ही महत्व रहा है, और हिंदी नाटक के विकास में जो इसका महत्वपूर्ण योगदान है उसको हम किसी भी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। भले ही भारतेंदु और उनके समकालीन नाटककारों ने पारसी रंगमंच के प्रति अपना अपेक्षा भाव प्रदर्शित किया, किंतु इस रंगमंच के प्रभाव से स्वयं ये नाटककार भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, यानी कि वे इसके प्रभाव से बच ही नहीं पाए। पारसी रंगमंच के वातावरण का प्रभाव आप देखेंगे कि जो भारतेंदु युग के नाटक हैं उसमें पारसी रंगमंच का प्रभाव हमें काफी हद तक देखने को मिलता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के शब्दों में पारसी थिएटर ने दिल्ली दरबार के दिनों से लेकर 1936 तक लगभग 4 दशकों से अधिक दिनों तक पूरे हिंदुस्तान को अपने रंगमंचे जादू में इस तरह से बांध दिया था कि वैसा आधुनिक हिंदुस्तान में भी कभी नहीं हुआ। यानी कि पारसी थिएटर का तब इतना बोलबाला था उन 4 दशकों में। पंडित नेमीचंद जैन की मान्यता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम से अंग्रेज उपनिवेशवाद के माध्यम से जो रंगमंच हमारे देश में आया वह काफी पिछड़ापन था और उसमें अतिरंजना और बनावटीपन का बोलबाला था, और ऐसे समय में भारतीय जनता अपना एक स्थायी रंगमंच बनाने के लिए काफी बेचैन थी, काफी बेताब थी, और इसी के परिणाम स्वरूप ऐसी व्यवसायिक कंपनियों का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर यहीं से पारसी रंगमंच यानी कि पारसी थिएटर परंपरा का विकास प्रारंभ हुआ। दोस्तों, पारसी नाटक कंपनियां विशुद्ध व्यवसायिक कंपनियां थी, ये बात तो हम पहले भी जान चुके हैं, और धन कमाना यानी कि अर्थोपार्जन इनका मुख्य लक्ष्य था। ऐसी स्थिति में कलात्मक मूल्यों का विघटन जरूरी था, अवश्यंभावी था, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां रंगमंच के प्रति कोई भी मौलिक दृष्टि ना पनप सकी हो। वास्तव में धन प्राप्ति के लिए ये कंपनियां हर संभव प्रयत्न करती थी, भले ही उसके लिए वे गलत साधनों का भी सहारा लेती थी। टिकट बेचने के लिए नाटकों के प्रचार का ढंग भी बड़े ही सस्ते स्तर का था, जैसे मिसों और बाइयों के विज्ञापन चमत्कृत करने वाले होते थे, लोगों को आकर्षित करते थे। इस तरह के विज्ञापन जनता के मन में किसी परिलोक की कल्पना को साकार कर देते थे और वो उस नाटक को देखने के लिए बहुत बेताब हो जाते थे। साथ ही स्त्रियों का पुरुषों के साथ रंगमंच पर आना उन्हें और भी विस्मय की उसमें स्थिति में डाल देता था। आम जनता ये सब देखने के लिए थिएटर में भाग कर आती थी। उनकी जो कुरुचिपूर्ण भाव भंगिमाएं थी स्त्री और पुरुष की, और वो किस लिए थी, क्योंकि पारसी थिएटर उसके द्वारा ही धन अर्जित कर सकता था, अर्थोपार्जन ही उनका मुख्य ध्येय था। अश्लील संवादों द्वारा वासना को उत्तेजित करने या चमत्कारी दृश्यों द्वारा हॉल को तालियों से गुंजा देना पारसी रंगमंच के जो संस्थापक थे, निर्माता थे, वे सब इसे बहुत भली भांति जानते थे। हास्य की योजना भी अत्यंत निम्न स्तर की थी और काफी भद्दी भी होती थी। गीतों की बहुलता उनका विशिष्ट गुण था। हर क्रियाकलाप में अतिरिक्त नाट्यता दिखाने के लिए जिस प्रकार के आंगिक अभिनय और अस्वाभाविक आवाज का वे प्रयोग करते थे, उससे
इनकी उनकी जो दृष्टि की स्थूलता है वो स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। भाटेंदु हरिश्चंद्र इसी और इंगित करते हुए एक जगह लिखते भी हैं कि काशी में पारसी नाटकों वालों ने नाव घर में जब शकुंतला नाटक खेला और जो उसका नायक दुष्यंत था वह खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने लगा और गाने लगा, पतली कमल बल खाए, तो कुछ विद्वान यह कहकर उठ गए कि अब देखा नहीं जाता क्योंकि ये लोग तो कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। यानी कि इतना भद्दापन उनके नाटकों में हुआ करता था। और इनके अभिनय में उछल कूद, चिल्लाना, हास्य में अश्लीलता, वेशभूषा में बुद्धिहीनता, वातावरण में अवसरहीनता देखने को मिलती थी। संवादों में शेरबाजी का बहुत जोर था। इन मंडलियों के कारण जनता की रुचि बहुत दूषित हो गई थी। वो इसी तरह के नाटक देखकर खुश होते थे और चाहते थे ऐसे ही नाटक वे देखे। डॉक्टर गुलाब राय के शब्द में पारसी रंगमंच भगवान कृष्ण को बेजिस पहनाकर खड़ा कर देते थे। यह ऐसा ही हास्यास्पद हो जाता है जितना भगवान रामचंद्र की सवारी को आजकल की रोल्स रॉयस मोटर में चित्रित करके हनुमान जी को उनका ड्राइवर बना दिया जाता है और फिर लोग अपनी सूझबूझ पर दाद देते हैं। पारसी थिएटर के जो नाटक के जो पात्र थे वे हा 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 करके हंसते थे और चीखे मारकर रोते थे। श्री बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल गिरा देने का सगम से लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकी माशिकी का लुत्फ हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्या मजाल की तमाशबीनों को कहीं से किसी बात में भी अपने हिंदुस्तान की, पुराने हिंदुस्तान की झलक देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये था पारसी थिएटर का असली स्वरूप। पारसी रंगमंच कैसा था, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से उसमें जो उसके नाटक थे वो किस प्रकार के नाटक हुआ करते थे, ये सब हमने आज के अध्याय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसको सुनने के लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका शीघ्र उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।